नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हर बार मैं आपसे यही बातें करती हूं और यही बताती हूं कि ये एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी बीमारियों के बारे में जो भी शंका है, जो भी संदेह है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के यहाँ से इलाज करा के आ जाते हैं, दवाएं खा रहे होते हैं, सारा इलाज चलता है, फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जहां हम लगता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आप डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर बार एक अलग रोग के विशेषज्ञ होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है बहुत ही जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव रंजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार श्वेता जी, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अगर आंखों से किसी तरह की परेशानी है, कोई भी शंका है, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो है 1800-3456-171 1800-3456-171। तो आप अपने सवाल पूछिए इस पर फ़ोन करके, जो भी आंखों से संबंधित आपको शंका है उसके बारे में। तब तक हम डॉक्टर साहब से बातचीत शुरू करते हैं। आंखें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, तो ज़रा सी भी परेशानी होती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले इसकी देखभाल कैसे हम करें, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि आंखों में दिक्कत ना आए? देखिए, आंखों को बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता है जी। और बच्चों में, बुज़ुर्ग में, नौजवान में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। तो आंखों में जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे में जैसे कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी के चलते या कॉर्नियल अल्सर के चलते या कंजंक्टिवाइटिस के चलते आमतौर पर परेशानी होती है। और ये परेशानी जो होती है तो उसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है, आँखों का लाल हो जाना, रोशनी को बर्दाश्त नहीं करना, आँखों से पानी गिरना, ये कॉमन लक्षण है। अगर इस तरह के लक्षण किसी भी बच्चे में आ रहा है या किसी भी बुजुर्ग या नवयुवक में भी आ रहा है, तो उसको इस बात की ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें कोई ना कोई बीमारी है। तो उसको इलाज के लिए ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देर से जो इलाज किया जाता है उसमें मुश्किल बढ़ती जाती है। तो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, और किसी भी सामान्य चिकित्सक से ही शुरू में उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि सामान्य चिकित्सक उसको देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसको स्पेशलिस्ट के पास भेजना है कि नहीं है, अगर कोई स्पेशलिस्ट उस जगह पर गांव में अगर अवेलेबल नहीं है तो। जी, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि सामान्य जो हमारी बीमारियां हैं, जो सामान्य लक्षण हैं, उसके लिए हम किसी भी मतलब जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आँख के डॉक्टर हैं उनके पास जा सकते हैं। कोई भी जनरल डॉक्टर के पास जा सकते हैं। फिजिशियन जो होते हैं, फिजिशियन होते हैं उनके पास। जैसे गाँव में कोई स्पेशलिस्ट, अगर आई स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल है, किसी भी व्यक्ति की रोशनी कम हो गई, अचानक रोशनी कम हो गई, या आँख लाल हो गई, या आंखों से पानी आ रही है, रोशनी में देखने में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ मेडिकल अटेंडेंस उसको मिलना चाहिए, जो कि फिजिशियन बता सकते हैं। वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है कि नहीं है। शहरों में आपके पास या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, तब आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। आपने कहा विटामिन ए की कमी होती है, तो बच्चों में विटामिन ए की कमी अक्सर देखी जाती है। तो इसके लिए, उससे बचने के लिए, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी गर्भवती महिला जिनका बच्चा जो होता है, उनको जो है पहला जो फीड होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि एक कोलेस्ट्रम होता है उसमें बहुत सी अच्छी पदार्थ हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन ए बच्चे को देता है। दूसरा, जितने भी जगह में साफ़ सफाई रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे को डायरिया से बचाया जा सके, क्योंकि डायरिया एक ऐसा चीज़ है जिससे विटामिन ए का लॉस होता है। तो विटामिन ए के लॉस में आप देखेंगे कि बच्चों में रतौंधी, रात में नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, रतौंधी होना, या कॉर्निया के ऊपर जो है जो चमक होती है वो कम हो जाती है, ज़ीरोसिस होता है, ड्राई आई होता है। उसके बाद कॉर्निया जो है, पुतली जो है, उसमें घाव भी हो सकती है, जिसे केराटोमलेशिया कहते हैं, और वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है। तो विटामिन ए जो कि बहुत प्रचुर मात्रा में हर खाद्य पदार्थ, जो स्पेसिफिक खाद्य पदार्थ है उसमें अवेलेबल है, तो उसका सेवन करना चाहिए। जैसे गाजर, पपीता, पालक साग, दूध, मछली, अंडा, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में है। और इसके अलावा अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी उसके बावजूद हो रही है, तो विटामिन ए की खुराक जो है
वो बच्चों में अलग से दी जाती है सप्लीमेंट के तौर पे। सप्लीमेंट के तौर जो पर सिरप या वो हो सकता है, सिरप गोली हो सकती है, गोली हो सकती है, सिरप हो सकती है, इंजेक्शंस भी होती है। अच्छा, इंजेक्शन भी होती है, तो वो छोटे बच्चों के लिए है। अगर बड़े लोगों में विटामिन ए की डिफिशियंसी, बड़े लोगों में आमतौर पर लिवर में इतना स्टोरेज है कि आमतौर पर विटामिन ए की डिफिशियंसी कम होती है। अच्छा, होने की संभावना बहुत ही कम है जी। तो वो नॉर्मल अपना जो फूड है जिसमें विटामिन ए है उसका सेवन करें, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, आपने बात की आंखों के जो लाली आ जाती है या पानी आता है, सबसे ज़्यादा अभी जो लोग परेशान हैं, एक कंजक्टिवाइटिस जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है तेजी से। कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है, किस कारण? देखिए, अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस, ये एक वायरल कंजक्टिवाइटिस है जिससे पिकोरना वायरस के चलते हो रहा है, जिसमें कि आँख बहुत ज़्यादा लाल हो जा रही है। आँख लाल होने के बावजूद उसमें हैमरेज माने खून का धब्बा भी आ जा रहा है कंजक्टिवा में। अब बहुत कम केसेस में कंजक्टिवा और कॉर्निया दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत कम केसेस में कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहे हैं। ज़्यादातर जो कंजक्टिवाइटिस है वो कन्फाइंड है केवल कंजक्टिवा तक ही, और ये वायरल इन्फेक्शन है। और तो ये वायरल इन्फेक्शन आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग होता है 5 से 7 दिन में, और कुछ कुछ व्यक्ति में 10 दिन तक चला जाता है। तो इसके इलाज के लिए उसका रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए। दूसरा, एक टीयर सब्स्टिट्यूट, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो सके, और एक माइल्ड एंटी एलर्जिक ड्रॉप से ही काम चलता है। अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, पुतली का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके लिए अलग तरह से उसका इलाज किया जाता है। तो ये देखना है, फॉलोअप करना आवश्यक है। इन दवाओं के अलावा 2 से 3 दिन पर एक बार जरूर देख लेना चाहिए। एक स्लिट लैंप हम लोगों के पास होता है जिससे हम लोग देख कर पता चला सकते हैं, लगा सकते हैं कि किस स्टेज में है। 90% जो है, 90% आमतौर पर अपने आप सबसाइड कर जाता है 5 से 7 दिन पर। और इसके अलावा जिनको ये होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस, उन लोग को अपने स्वच्छ पानी से, साफ पानी से आँख को 2-3 बार धोना चाहिए कि वो वायरल लोड थोड़ा आँख से कम हो जाए। अच्छा, कोई तरीका है कि ये ना हो, मतलब वायरल हो ही रहा है पर हम बचें? एक ही तरीका है कि आप उसके नज़दीक न जाएं। अच्छा। उनका इस्तेमाल किया हुआ सामान को इस्तेमाल न करें। रुमाल हो या कपड़े हो, उनसे दूर रहें। बेडशीट है, उससे दूर रहें। उनको थोड़ा कुछ दिन तक कन्फाइन करके अलग रखें। अपने आप को दूर रखना ही इसके लिए एक प्रभावी उपाय है। एक ही उपाय है। आँखों की और किस तरह की बीमारियां होती हैं जिनके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है कि आँखों का? आमतौर पर अगर बात करें तो सबसे कॉमन जो बीमारी है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है वो है मोतियाबिंद, कैटरैक्ट जिसको कहते हैं। दूसरी है ग्लूकोमा, काला मोतिया या समलवाई। और तीसरी है जो रेटिना की प्रॉब्लम होती है, रेटिनल डिटैचमेंट या फिर विट्रियस हैमरेज, रेटिनल हैमरेज। और चौथी एक और बीमारी है वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, कॉर्निया का, पुतली का को बदलना, जो कि कॉर्नियल अल्सर के चलते या किसी और दूसरे वजह के चलते जो आँखों की बीच वाली जो पोर्शन है जिसे कॉर्निया कहते हैं वो काम नहीं करती है, तो उसको बदला जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसके लिए हम लोग आमतौर पर आई डोनेशन जो कराते हैं जी। वो उसी के लिए कराते हैं। तो ये किस उम्र में होता है? बचपन में भी हो सकता है या बड़े होके होता है? पहले मोतियाबिंद जो कि सबसे कॉमन, उसके बारे में अगर बात कर लें जी, तो मोतियाबिंद जो है सो बच्चों में भी हो सकता है जो कि कम होता है, जिसे कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कहते हैं। इसके अलावा ये आमतौर पर बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है, जिसे सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। 55 साल 60 साल के से ज़्यादा वाले व्यक्ति में मोतियाबिंद होने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ कुछ बीमारियां भी ऐसी है जिसमें कैटरैक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कोई मरीज डायबिटिक के हैं जी, कोई गैलेक्टोसीमिया के, कुछ कुछ बीमारियां हैं, या किसी ने बहुत दिनों तक स्टेरॉयड का सेवन किया हो जी, किसी को चोट लगने की वजह से हो, तो ये कुछ कुछ वजह है जिसके चलते कैटरैक्ट उनमें ज़्यादा जल्दी होने की संभावना होती है। तो कैसे लक्षण आने पर हमें समझ में आएगा कि ये कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद है, या काला मोतिया है, या कॉर्निया का प्रॉब्लम है? या कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसे तो आमतौर से पता नहीं चलता। देखिए, आमतौर पर ये कहना है कि जो एक लाइफ स्पैन है उसमें जो एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक तो बच्चे का जब जन्म होता है उस समय हो जाना चाहिए एग्जामिनेशन, एक स्कूल, प्री स्कूल स्टेज और एक स्कूल स्टेज पे उस समय होना चाहिए। इसके बाद एक 20 साल की उम्र में, फिर 40 साल के बाद हर एक व्यक्ति का एग्जामिनेशन अवश्य होना चाहिए। आइडियली हर एक साल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारे बीमारियों का लक्षण जो है
क्या होने वाला है, अच्छा, उसका पता चल सकता है। जैसे मोतियाबिंद में किसी को कोई दर्द या पीड़ा नहीं होती है, ये धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है। आमतौर पर जिसको भी मोतियाबिंद होता है उसको एक, जैसे कि चंद्रमा को देखेंगे तो मल्टीपल चंद्रमा दिखेगा, एक से के बदले 2-3 चंद्रमा दिखेगा, दिन में रोशनी कम हो जाएगी, वो चश्मे का पावर जो है सब बार बार बदलना पड़ेगा। तो ये सब लक्षण है, लेकिन इसका डायग्नोसिस जो है वो दिखाने के बाद ही हो सकता है। मरीज को तभी पता चलता है जबकि उसका वर्किंग कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है, जब वो कुछ काम नहीं कर पाता तभी उसे पता चलता है कि नहीं मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तब वो आते हैं। तो इसमें संभावना रहती है कि वो ग्लूकोमा के चलते भी हो सकता है, उसकी आंखें ख़राब हो सकती है, रेटिना के प्रॉब्लम के चलते भी हो सकती है उनकी आंखें ख़राब, या कैटरैक्ट के चलते भी हो सकती है। कैटरैक्ट के चलते अगर होती है तो उसको सर्जरी, शल्य चिकित्सा के द्वारा उसकी रोशनी को वापस किया जा सकता है। लेकिन मान लिया जाए कि जिसकी रोशनी ग्लूकोमा के चलते खराब हो गई, तो उसको वापस नहीं किया जा सकता है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको कि रोका जा सकता है जिस स्थिति में रोशनी है उसी स्थिति में, बाकी जितने भी रोशनी चली गई उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 40 के बाद रेगुलर आई एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि आँखों की जो भी हम देखभाल करते हैं, जो भी इलाज कराते हैं, इसके साथ सबसे ज़रूरी है कि हम इसका रेगुलर चेकअप कराएं। मतलब समय समय पर जब भी समय मिलता है तो आँखों की जांच करवाते रहें, उससे ये पता चलेगा कि आँखें की किस कंडीशन में, किस स्थिति में है, और उसी हिसाब से हम जितनी जल्दी इलाज शुरू करा दें। बिल्कुल। इसके अलावा जो एक्यूट जो कंडीशन है, जैसे लाल हुआ या दर्द हो रहा है, तब तो दिखाना ही है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी एक नॉर्मल रेगुलर एग्जामिनेशन होते रहना चाहिए। जी, आपने अभी बताया कि आँख जो कन्या ट्रांसप्लांट जो होता है, आँखों की पुतली जो बदली जाती है, इसके लिए नेत्रदान भी करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नेत्रदान है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बात करना चाहूँगी। देखिए, नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है जी। नेत्रदान का जो एक रेंज है, एज का रेंज डोनेशन के लिए जो है, वो फुल टर्म बेबी से लेकर के आमतौर पर बुजुर्ग तक, लेकिन 70 साल के ज़्यादा वाले व्यक्ति से नेत्रदान नहीं लिया जा सकता है, लिया जाता है। अगर उनकी आंखें सही है तो सही उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह करा के लिया था। आमतौर पर ये रेंज है कि 70 साल के अंदर और फुल टर्म बेबी के बीच के नेत्रदान को एक्सेप्ट किया जाता है। एक दूसरी बात ये है कि नेत्रदान के लिए आपको अपने जीवन काल में ही एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, एक पेपर साइन करके आप अपने नज़दीकी जो आई बैंक है उसमें आपको जमा कराना होगा एड्रेस के साथ, सो दैट कि आप मरणोपरांत वो लोग आपके यहाँ आकर के आपके नेत्र को ले सकें जी। तीसरी ये बात है कि मरणोपरांत जितनी जल्दी नेत्र को लिया जा सके, निकाल कर प्रिजर्व किया जा सके। फोन आ रहा है, हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोई सवाल है तो लेते हैं ये उनका फोन। हेलो। हाँ हेलो जी, अपना नाम बताएं। हमारा नाम है वीरेंद्र पटेल, घर है वैशाली नया टोला। अच्छा जी वीरेंद्र जी बताएं। हाँ हाँ, बच्चा है 14-15 साल का जी। उसको आँख जैसे डॉक्टर से दिखा देते हैं ना, तो दवाई खाता है, उतना दिन तक लाल ठीक रहता है, चश्मा दिया है, चश्मा पहनता है ठीक रहता है, फिर छोड़ देता है तो फिर एगो आँख लाल होने लगता है। देखिए वो लड़का 14-15 साल का लड़का जो है, उसका आँख अगर बार बार लाल हो रहा है, और हो सकता है कि जो सीज़न में जो बदलाव आता है, सीजनल चेंज होता है, उसके साथ साथ उसका जो लालीपन है वो बढ़ता होगा, तो ये एक तरह का कोई एलर्जी है, जो कि लगता है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है, वो है। और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हम लोग मेडिकल टर्म में स्प्रिंग कटार भी बोलते हैं। उसमें आँख लाल होता है, पानी गिरता है, आँख नोचता भी है, आँख को वो मलते रहता होगा हमेशा। तो ये बीमारी जो है जब भी हो तो इसका इलाज जो है दिखा करके कराना चाहिए। एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप है जो कि कुछ लंबे समय तक चलाया जाता है, और आमतौर पर ये देखा गया है कि 13, 14, 15 साल के बाद ये आँख का लाल होना धीरे धीरे घटते चला जाता है। शुरू में 10 से 15 साल या 5 से 15 साल के बीच में यह अक्सर जो है सीज़न के चेंज होने पर आते रहता है, और बच्चे के बड़े होने के बाद इसके आने की संभावना कम हो जाती है। जहाँ तक अब चश्मे का बात की है, तो चश्मा अगर उसको आँख में कोई चश्मे का पावर है, चश्मे का दोष है, चाहे मायोपिक हो या हाइपरमेट्रोपिक हो,
तो उसको चश्मे का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, केवल रात को सोने के समय हटाना चाहिए। और चश्मे का पावर जो है इस एज में बदलता है, तो 6 से 1 साल, 6 महीना अर्लीस्ट और 1 साल के बाद नहीं, कम से कम 1 साल पर उसका चश्मे का के लिए आंखों का जांच अवश्य करवा लें, और जो ठीक पावर हो उस समय के हिसाब से उसको हमेशा लगाना है। तो वीरेंद्र जी, मुझे लगता है आपकी शंका का समाधान ज़रूर हो गया होगा, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग फ़ोन करिए। सभी दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171, आप इस नंबर पर फ़ोन करें, और जो भी आपको ऐसी समस्याएं समझ में आती हैं जो आप पूछ सकते हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, वो आपको बिल्कुल सही राय देंगे, आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो पूरी उम्मीद है आपको ये जवाब मिल गया। और इसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे नेत्रदान पर। नेत्रदान के लिए आपने बताया बॉन्ड साइन करना है। एक पेपर होता है, प्रपत्र होता है, जिसको साइन करके आई बैंक में जमा करना पड़ता है। जैसे बिहार में हमारे पास अभी पटना जैसे जगह में रीजनल IJMS है, PMCH है, NMCH है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बेतिया में और दरभंगा में, सारे जगह आई बैंक और आई ट्रांसप्लांटेशन एम्स पटना में शुरू हो गया है। तो जिन जगहों पर आई बैंकिंग है उन जगहों पर आप जो है सो कांटेक्ट कर सकते हैं आई डोनेशन के लिए। आपने कहा कि बॉन्ड साइन करना होता है। कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि कोई घर का व्यक्ति नहीं रहा, तो परिवार वाले अगर अपनी मर्जी से चाहें तो अपनी तरफ से उसको डोनेट करवा सकते हैं? उस व्यक्ति का ये रहना आवश्यक है। अगर वो नहीं, वही मैंने पूछा, नहीं रहा तो इसके बारे में लीगल इम्प्लीकेशन है। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि वो दान कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन जो परिवार का चाहे परिवार, हाँ, परिवार के बारे में। अच्छा, चलिए हम और बातें कर रहे थे आंखों के बारे में। तो आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या है मोबाइल और लैपटॉप, जो हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। नौकरी करनी है, काम करना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ के लिए मोबाइल और लैपटॉप चाहिए होता है। इस पर बातें करेंगे। इसके पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो, अच्छा फ़ोन शायद कट गया है, ठीक है, दोबारा फ़ोन आएगा तो हम बातें करेंगे। तो मोबाइल लैपटॉप बहुत ही अभिन्न अंग हो गया है हमारे जीवन का, बिना इसके हम अपना काम सोच ही नहीं सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि स्क्रीन रिलेटेड वर्क। स्क्रीन रिलेटेड वर्क में आपका मोबाइल भी आ जाता है, लैपटॉप भी आ जाता है, कंप्यूटर्स भी आ जाता है, जिसमें कि आप एक जला हुआ कोई भी चीज़ इल्यूमिनेटेड सोर्स से आप पढ़ाई करने का कोशिश करते हैं जी। तो स्क्रीन रिलेटेड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है ये आमतौर पर आजकल बहुत कॉमन हो गया। हाँ, कॉमन होने का वजह यह है कि हम लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए जी। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो अवॉइड करने का आज के दिन में तो कोई तरीका नहीं है। आपकी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, आपका रेलवे रिजर्वेशन से लेके सब कुछ, सारा चीज अब सिस्टम पर जो है, जो स्क्रीन पर आ गया है जी। तो इसके लिए क्या करें, आप एक तरह का प्लेन चश्मा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एंटी ग्लेयर या एक जो यूवी कोटेड ग्लासेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि आप जब भी स्क्रीन पर काम करें तो ये कोशिश करें कि आँख को बंद करें और खोलें, मैंने कॉन्शियस एफर्ट टू ब्लिंक फ्रीक्वेंटली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल जो आदमी का जो ब्लिंक होता है वो 15 से 17 ब्लिंक पर मिनट होता है, लेकिन आप कंप्यूटर पर जब काम करते रहते हैं तो वो घट के 4-5 हो जाता है। तो आपको अपने आप में एक और फोन है सर, हम एक बार बात कर लिए फिर आगे बात करेंगे। हेलो, हाँ जी, हम नवादा से बोल रहे हैं जी। नवादा से नाम जी, नाम बताएं अपना। सुरेश प्रसाद। सुरेश जी बताएं, अपना सवाल बताएं। कुछ दिन पहले आँख लाल हो गया था, सूजन आ गया था आँख में, तो दवा हॉस्पिटल से लिए थे तो ठीक हुआ, लेकिन एक आँख में थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है। अभी लाल तो नहीं है, ठीक हो गया है, लेकिन धुंधलापन दिखाई देता है एक आँख से। आपका इनका उम्र कितना है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा अभी 60 है, पूरे है 60। 50 से ऊपर। देखिए ये जो आप जो बोल रहे हैं कि आँख लाल हो गई थी, तो आँख लाल होने का अनेक कारण हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है या कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। अगर कॉर्नियल अल्सर अगर हुआ होगा तो वो क्या करता है कि पुतली पर एक सफ़ेद दाग छोड़ देता है इलाज के बावजूद। तो वो सफ़ेद दाग अगर रह जाता है तो उसके चलते थोड़ी रोशनी कम हो जाती है। दूसरा वजह जो आप 60 साल के उम्र में हैं
तो एक मोतियाबिंद भी हो सकता है कि बाकी सब चीज़ ठीक हो गया हो लेकिन उस आँख में आपको मोतियाबिंद हो, या अगर आप डायबिटीज़ वगैरह से ग्रसित हो या ग्लोकोमा के मरीज हों तो उसके चलते आपके आँख के पर्दे पर भी असर हो सकता है जिसके चलते रोशनी कम हो रही हो। तो अब जब आपकी आंखें लाल नहीं हैं, सब चीज़ ठीक हो गया है, तो आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से जाकर के उसका पूरी तरह से उसको दिखवा लें कि कहीं ये कॉर्नियल ओपेसिटी तो नहीं हो गया है, या मोतियाबिंद तो नहीं है, या ग्लोकोमा तो नहीं है, या डायबिटीज़ या किसी और अन्य रेटिना के डिजीज़ के चलते तो कम नहीं है। तो सुरेश जी, मुझे लगता है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया। हेलो जी, हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार है। जी संजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? संजीव जी, आपके पीछे टीवी का वॉल्यूम है, आप अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर दें। मैं यहाँ से इटावा से बात कर रहा था मैडम। जी जी, बताएं, सवाल बताएं अपना। मेरी मदर का भी एक साल पहले हेलो जी, मेरी मदर का 1 साल पहले। संजीव जी, आपके पीछे टीवी की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम कर दें ताकि हम आपके सवाल को सुन सकें। मेरी मदर का 1 साल पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। जी हेलो हाँ, बोलिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था। हाँ, तो उसमें आंसू निकलते रहते हैं, 2 बार चेक कराया, चश्मा चेंज कराया। उनकी उम्र क्या है? उम्र उनका 55 लगभग है, 55। नहीं, एक जो कॉमन वजह हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक आँख में जो आंसू बनता है वो नाक के द्वारा एक नली होती है जिसके द्वारा वो गले में जाता है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट उसको बोलते हैं। तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के ब्लॉकेड के चलते हो सकता है कि उनको आँख से पानी गिर रही हो। तो एक बार एक प्रतिक्रिया होती है, सिरिंजिंग सैकवास होती है, उसको करके देखा जा सकता है कि उनकी नेज़ोलैक्राइमल पैसेज जो है वो क्लियर है कि नहीं। तो वो उससे पता चल सकता है कि अगर क्लियर है तब तो उनकी आँख के पानी जो है गिरना कम हो जाना चाहिए, अगर नहीं कम है तो उसके लिए कुछ शल्य चिकित्सा का उपाय किया जा सकता है। संजीव जी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो एक बार आप फिर से आई स्पेशलिस्ट से मिल लें और बताएं, वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या करना है। आपकी माताजी की आँख की अभी किस स्थिति में है, दोनों में से क्या कारण है, उसी हिसाब से उसका इलाज हो जाएगा। और हम बातें कर रहे थे स्क्रीन की वजह से। हाँ, स्क्रीन की वजह से तो 3-4 चीज़, जैसे कि एक चश्मे का एक और फोन आ रहा है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी मैडम, नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्कार। सर, हमको ये पूछना है कि हमारी दीदी की उम्र अभी 38 साल है। उनको 2 साल पहले ये प्रेस बायोपिया पता चला। तो सर, एक ही चश्मे में दूर और पास दोनों की नजर का बनाकर दिए हैं। तो सर, उनकी दूर की नजर राइट वाली 4 है और पास की 3.25 है, और लेफ्ट आई की दूर की नजर 1.25 है और पास की 1 है। तो सर, इस कॉम्बिनेशन से सर जो चश्मा बना है सर, वो उसको पहनती हैं तो उनको पढ़ते समय कॉपी में ही जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखता, तो बार बार चश्मा हटाती हैं और उससे देखती हैं। तो सर, ये नॉर्मल चीज है कि नहीं है? और सर, पास की जो विजन है उसको अच्छा करने के लिए कोई एक्सरसाइज प्लीज बताएंगे क्या? नहीं, वो जो दूर वाली जो पावर आप बता रही है वो माइनस में है, और नज़दीक वाली पावर जो है वो प्लस में है। जी हाँ जी, बिल्कुल जी। तो ये क्या हुआ कि ये एक्चुअली मायोपिक है। मायोपिक का मतलब है कि उनकी दूर की रोशनी कम है। दूर की रोशनी कम होने के लिए उनको मायोपिक पावर दिया गया है, -3 -4 जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा अब नज़दीक पढ़ने के लिए उनको प्लस का चश्मा दिया गया है। 2.75 आप बताइए ना? 3.25 आप बताइए। तो उनको अपना चश्मा लगा के ही उनको काम करना चाहिए। पढ़ने का जो किताब या जो भी चीज़ है उसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकती हैं,
लेकिन अगर उसके बावजूद अगर उनको देखने में दिक्कत हो रही है तो चश्मा हटा के वो काम कर सकती है, उनको अच्छा दिखेगा। क्योंकि माइनस जो मायोपिक आदमी लोग होते हैं, -3 एंड बियॉन्ड के पावर वाले होते हैं, वो बिना चश्मा का ज़्यादा अच्छा देखते हैं। अच्छा, वही इस रेंज में जो -3 और -3.5 वाले रेंज में होते हैं, उन लोग में अक्सर देखा गया है कि जितना भी पावर का करेक्शन कर दिया जाए, 2.75, 3 भी दे दिया जाए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वो चश्मा उतार के ही ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई हानि नहीं है, अगर उनको पढ़ने में अच्छा लग रहा है बिना चश्मा का, तो चश्मा उतार के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि चश्मा लगाकर ही अपने बुक का या रीडिंग न्यूज़पेपर का डिस्टेंस को एडजस्ट करके उसी जगह पर देखकर पढ़ें। तो मुझे लगता है आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया, और मुझे भी ये पता चला, क्योंकि कई बार क्या होता है घर में फैमिली मेम्बर्स हैं या और आस पड़ोस में लोग हैं, तो ये समस्या आती है। लोग बोलते हैं देखो इतना देखो डॉक्टर को दिखा लिया, चश्मा बन गया और अभी भी परेशानी हो रही है। तो यही छोटी छोटी परेशानियां जो हम समझ नहीं पाते, इसीलिए यहाँ इस मंच से हम आपको बताते हैं कि ऐसा कोई शक है, कोई मिथ है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए आपको इसके जवाब मिल जाते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद ज़रूर दूंगी मैं आपको। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। शैली देवी। जी, शैली देवी। शैली जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से। अच्छा, अपनी समस्या बताएं। मेरी माँ के आँख से दिखता नहीं है। उम्र क्या है आपकी माँ की? करीब 65। अच्छा, ये बताइए कि वो और कोई बीमारी उनको है, चाहे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो, आजमा हो, हार्ट की? वो सब कुछ नहीं। उनका आँख का ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन भी कराया? अच्छा। हाँ, तो लेकिन बाद में सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? उनकी आँख की नस ठीक थी, उनका पर्दा जो है रेटिना है वो ठीक था कि नहीं था? नहीं, फिर बाद में दूसरे जगह भी दिखाया ना, तो बोला आँख के नस सूख गया है। तो ये क्या हुआ होगा कि ये मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन हुआ होगा, उसके पहले उनको समलवाई की भी बीमारी रही होगी, ग्लूकोमा की भी। अब वो ग्लूकोमा की बीमारी चूँकि रेगुलर एग्जामिनेशन, रूटीन एग्जामिनेशन में ही पता चलता है कि आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, उसके चलते वो नस पर जो है प्रेशर बढ़ा करके नस को जो है सुखा देता है। और एक बार अगर नस सूख जाता है, जिसे हम लोग ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं, खास करके ग्लूकोमा वाले में ग्लूकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी या ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं, तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए समय पर इलाज कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर समय पर उसको रोका जा सकता है, लेकिन एक बार वो ऑप्टिक एट्रोफी में चला गया, उसकी नस अगर नष्ट हो गई तो उसको रीजनरेट करने का कोई उपाय नहीं है। अब उनको केवल विटामिन का कुछ सप्लीमेंट दिया जा सकता है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं बिना देखे हुए, मेरे अंदाज से तो यही लग रहा है कि आई का प्रेशर बढ़ने के चलते शायद उनकी नस जो है सो ख़राब हो गई है और इस स्थिति में वापस शायद नहीं आ सके। लेकिन एक बार फिर भी आप एक अच्छे जगह फिर से दिखवा लीजिए, शायद कोई दूसरी वजह हो तो उनका उपचार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है जिन्होंने भी सवाल पूछे, इसके अलावा जो हमने बातचीत की, हमारे दर्शकों तक सारी बातें पहुंची हैं और डॉक्टर साहब हमारे मंच पर आए और इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आपकी समस्याओं का समाधान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू दूरदर्शन। और आगे भी हम आपसे ऐसे ही नए नए विषय और विशेषज्ञ के साथ मिलते रहेंगे। समय हो चला है आज के इस अंक को समाप्त करने का। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, समय समय पर सेहत की जांच जरूर कराते रहें। डॉक्टर साहब ने भी कहा वो बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।